आज जो हम बेटा कवर करने जा रहे हैं वो है नॉमेनक्लेचर। और याद रख लीजिएगा भाई, नॉमेनक्लेचर से 10 नंबर का लॉन्ग सवाल बनना निश्चित है। एक कॉमन नेम जिसे हम ट्रिवियल नेम भी कहते हैं, दूसरा बेसिकली IUPAC सिस्टम होता है। ये रिप्लेसमेंट मेथड कौन सा मेथड आ गया जिसके थ्रू हम बेसिकली जिसके थ्रू आप नाम रखें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। कैसे हैं आप सारे बच्चे? उम्मीद कर रही हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके होंगे। तो अगर आपको पता ही होगा, अगर आप इस चैनल पर आ चुके हो तो आपको पता होगा कि बी फार्म के जितने भी बच्चे हैं उन सभी के लिए चैनल बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि हम बी फार्म के सभी सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स प्रॉपरली पढ़ाते हैं, जहां पर आपको हैंड रिटन नोट्स के साथ एक एक टॉपिक, एक एक सब टॉपिक यहाँ पर अवेलेबल करवाया जाता है, वो भी बिना किसी फीस, बिना किसी चार्ज के, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताऊं तो मैं सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 4 ऑलरेडी पूरा डील कर चुकी हूँ। सेमेस्टर 2 की पूरी फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कवर करवा चुकी हूँ, जिसमें हर एक टॉपिक, हर एक सब टॉपिक मैंने खुद प्रिपेयर करवाया है। उसके पूरे नोट्स मैंने आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। और अभी हमारे पास चल रहा है सेमेस्टर 4 के बच्चों के लिए। तो सेमेस्टर 4 के बच्चों के लिए भी मैं आपको पहले 2 यूनिट ऑलरेडी कवर अप करवा चुकी हूँ। उसके हैंड रिटन नोट्स भी आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। उसके अलावा हम लोग यूनिट 3 ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। यूनिट 3 में हम एक और लेक्चर ले चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि यूनिट 3 की इंपॉर्टेंस क्या है, यूनिट 3 के कितने ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ये वेटेज क्या है, सब कुछ बता चुकी हूँ। इसके अलावा हम सिलेबस भी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम यूनिट 3 के ही आगे का काफी कुछ कवर करने जा रहे हैं। और यूनिट 3 हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स आपकी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसके अलावा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड एक ऐसी यूनिट है जिसे बच्चे अक्सर बहुत टफ समझते हैं। काफी ज्यादा बच्चों को लगता है कि इतनी टफ यूनिट है, बच्चे क्वेश्चन छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, 15 से 20 नंबर का सवाल आना ही आना होता है इस एक अकेलौती यूनिट से। तो ये यूनिट तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ के मत जाइएगा। आज यहाँ पर मैम आप क्या करवाने वाले हो, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में आज जो हम बेटा कवर करने जा रहे हैं वो है नॉमेनक्लेचर। और याद रख लीजिएगा भाई, नॉमेनक्लेचर से 10 नंबर का लॉन्ग सवाल बनना निश्चित है, जो कि सेम क्वेश्चन 2023 में भी आया था, सेम क्वेश्चन 2024 में भी आया, सेम क्वेश्चन 2025 में भी आया और शायद यही सेम क्वेश्चन 2026 में भी आ जाए। तो ये आपका जो आज का लेक्चर होने वाला है, लगातार 3 सालों से सवाल कर पूछ रहा है, वो भी 10 नंबर में। हो सकता है फिर से सवाल पूछ ले, नहीं पूछेगा तो शॉर्ट में पक्का पूछ सकता है। और अगर वहां भी नहीं पूछेगा तो बिल्कुल मायूस मत होइएगा, क्योंकि अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे, चाहे वो GPAT हो, फार्मासिस्ट हो, ड्रग इंस्पेक्टर हो, आगे फ्यूचर में करोगे, तो वहां इस हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर का वेटेज बहुत ज्यादा है। पक्का एक ना एक सवाल वहां आएगा ही आएगा। तो अभी पढ़ लोगे तो आपके लिए सेमेस्टर के लिए तो तैयारी हो ही रही है, साथ ही साथ में आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी तैयारी होगी। और ये जो हम नोट्स बनाएंगे वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम दोनों ज्वाइन करके रखने होंगे, जिसके लिए आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम का लिंक अवेलेबल होगा, उस लिंक पर टैप करके आपको हमारे सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। उसके अलावा बेटा, अगर आप इस चैनल पर नए हो और अभी तक आपने फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं करी है, आई वुड रिकमेंड सबसे पहले ये ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि इस ऐप पे आने वाले जॉब्स की सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगी। चाहे वो गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन हो या प्राइवेट की, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको इस ऐप पर प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म का लिंक है, उस गूगल फॉर्म को जरूर से फिलअप कर देना, क्योंकि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन अगर बेस्ट करनी है तो उस एग्जाम को फिलअप करना, उस फॉर्म को फिलअप करना बहुत जरूरी है। चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के टॉपिक से। हमारा आज का टॉपिक है बेटा नॉमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स जितने भी होते हैं मैम, उनका हम नाम कैसे रखते हैं? अब नाम रखना जरूरी क्यों होता है? सेकंड सेमेस्टर में मैंने आपको बताया था नाम रखना जरूरी क्यों होता है। अगर आपने लेक्चर देखे होंगे, नहीं भी देखे होंगे मेरे लेक्चर, फिर भी आपको पता होगा कि क्यों हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम रखते हैं, बुलाने के लिए उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को। जैसे मेरा नाम है प्रियंका, आप लोग कैसे पहचानोगे मुझे? मेरे नाम से पहचानोगे ना कि प्रियंका मैम है जो ऑर्गेनिक की क्लासेस ले रही हैं। तो हर एक चीज का एक पर्टिकुलर नाम होता है, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसकी यूनिक आइडेंटिटी बताने के लिए। जैसे आपका नाम है अगर राम, तो आपका नाम राम है, यही तो आपकी पहचान है। आपका नाम है मुस्कान, मुस्कान ही तो आपकी पहचान है। आपका नाम है रेशमा,
रेशमा ही तो आपकी पहचान है। तो ये आपका जो नाम होता है वो आपकी पहचान के बारे में बताता है। सिमिलरली बेटा बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, अब हम उन्हें ए ऑर्गेनिक कंपाउंड बी ऑर्गेनिक कंपाउंड सी ऐसे तो नहीं बोल सकते, हमें उनको आइडेंटिफाई करने के लिए इंडिविजुअल नाम रखने की जरूरत पड़ेगी। उन्हीं इंडिविजुअल नामों के बारे में हमें डिस्कशन करना होता है, उन्हीं इंडिविजुअल नामों को हमें रखना होता है। तो इसी चीज के लिए हमें क्या करना होता है मैम, हमें नॉमेनक्लेचर करना होता है। जो बेटा हमारे नॉमेनक्लेचर होते हैं वो जनरली 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से बेटा? पहला आपका होता है कॉमन नेम सिस्टम। पहला हमारे पास होता है कॉमन नेम सिस्टम। जो क्या रखते हैं मैम? जो कॉमन नेम बेसिकली हम रख रहे होते हैं, इसी को ट्रिवियल सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मैम? इसी को हम ट्रिवियल सिस्टम भी बोलते हैं। अच्छा, कॉमन नेम सिस्टम का मतलब क्या है? मतलब कौन कौन से कॉमन नेम होते हैं? एग्जांपल दीजिए जरा। बहुत इजी एग्जांपल है, जैसे अगर आप ले रहे हो पायरोल, तो पायरोल बेटा कॉमन नेम होता है जो हम अक्सर यूज करते हैं। अगर आप नाम ले रहे हो फ्योरान, फ्योरान बेटा कॉमन नेम है जो हम यूज कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप नाम ले रहे हो थायोफिन, थायोफिन कैसा नाम है मैम? थायोफिन एक कॉमन नेम है बेसिकली जो हम यूज कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं मैम? ये कॉमन नेम होते हैं। अच्छा, इनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं मैम? जो पायरोल होता है उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, चलिएगा। फ्यूरान में मैम, फ्यूरान में हमारे पास ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। थायोफिन में मैम, थायोफिन में हमारे पास में सल्फर पाया जाता है, एक्सेट्रा। बहुत सारे हमारे पास क्या होते हैं? नाम होते हैं, और ये इन सबके कॉमन नेम है। अक्सर हम लोग इनको जिस नाम से जानते हैं वो क्या हो गए मैम? वो इनके कॉमन नेम हो जाते हैं। चलो, कॉमन नेम के अलावा मैम किस प्रकार का नाम होता है ये बता दीजिए। सबसे पहले हमारे पास कॉमन नेम हमने डिस्कस कर लिया। कॉमन नेम के अलावा बेटा, कॉमन नेम के अलावा जो दूसरा मेथड होता है नाम का, उसको कहा जाता है रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट मेथड में क्या होता है मैम? ये तो हमें पता ही नहीं है, आ जाओ समझते हैं। अगली आपकी हेडिंग जो है वो पड़ेगी रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट मेथड क्या होता है मैम? ये हमें बता दीजिए। हमने तो कभी पहले रिप्लेसमेंट मेथड के बारे में बात ही नहीं करी। बचपन में कभी आपने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन इन सबका नॉमेनक्लेचर पढ़ा होगा। वहां 2 ही सिस्टम होते थे, एक कॉमन नेम जिसे हम ट्रिवियल नेम भी कहते हैं, दूसरा बेसिकली आईयूपैक सिस्टम होता था। ये रिप्लेसमेंट मेथड कौन सा मेथड आ गया जिसके थ्रू हम बेसिकली मैम, जिसके थ्रू आप नाम रख रहे हो? याद ही रखना, हियर द नेम इज कंपोज्ड ऑफ द करस्पॉन्डिंग कार्बोसाइकिल। यहां पर लिख लो, यहां पर नेम किसके करस्पॉन्डिंग होता है बताइए जरा मैम? हियर द नेम इज कंपोज्ड ऑफ द, सॉरी, नेम इज कंपोज्ड ऑफ द, नेम इज कंपोज्ड ऑफ द करस्पॉन्डिंग हेट्रोसाइकिल। किसके थ्रू कंपोज होती है मैम? इट इज कंपोज्ड बाय द करस्पॉन्डिंग हेट्रोसाइकिल या कार्बोसाइकिल नेम एंड एलिमेंटल प्रीफिक्स फॉर द हेट्रोएटम। एंड एलिमेंटल्स प्रीफिक्स मैम, एंड एलिमेंटल्स प्रीफिक्स फॉर द हेट्रोएटम। जैसे मैम आप इसका एक एग्जांपल बता दीजिए। जैसे अगर हम कोई नॉर्मल सा कोई भी कंपाउंड, कोई भी कार्बोसाइक्लिक रिंग ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक रिंग ले ली बेंजीन, तो ये हमारे पास क्या है मैम? ये आपके पास कोई भी नॉर्मल सी कार्बोसाइक्लिक है। मान लीजिए आपके पास में ये जो रिंग है ना, दिस इज नथिंग बट बेंजीन। हमने यहाँ पर क्या ले ली मैम? आपने बेंजीन ले ली। अब इसी बेंजीन के बेसिकली आप क्या लगा दोगे मैम? बेंजीन के कार्बन को अगर रिप्लेस करके हम कोई हेट्रोएटम लगा दे। अब ये चीजें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी कि किस तरीके से किसी होमोसाइक्लिक रिंग को हेट्रोसाइक्लिक कन्वर्ट किया जाता है। मैम उसमें कार्बन एटम को किसी हेट्रोएटम से आप रिप्लेस कर दीजिए। इसके कार्बन एटम को अगर मैंने हेट्रो एटम से रिप्लेस कर दिया तो हमारे पास क्या बना मैम? आपके पास कुछ इस प्रकार का हेट्रो एटॉमिक कंपाउंड बन गया। अब यहाँ पर क्या जोड़ा है मैंने मैम? यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन अटैच किया है। कौन से पोजीशन पे? लेट अस सपोज ये फर्स्ट पोजीशन पे अटैच है, तो अगला वाला मैम, अगला वाला फोर्थ पोजीशन पे अटैच है। यानी हमने फर्स्ट और फोर्थ पे क्या अटैच किया है मैम? फर्स्ट और फोर्थ पे आपने दो नाइट्रो अटैच किए, और नाइट्रो जब आएगा तो उसका जो प्रीफिक्स आप यूज करोगे वो यूज करोगे एजा। मैं पूरा लिस्ट दूंगी, उस लिस्ट में से ही आपको देखना है। वेल, इतना भी तक के लिए समझिए, जब दो नाइट्रोजन आ रहे होंगे, 2 का मतलब हो गया मैम डाई, इसका नाम हो जाएगा 1,4 डाई एजा बेंजीन।
इसका नाम क्या हो जाएगा मैम? इसका नाम हो जाएगा 1,4 डाइएजा बेंजीन। इसको कहा जाता है एक्सचेंज मेथड। यानी इस रिप्लेसमेंट मेथड या एक्सचेंज मेथड में क्या होता है मैम? यहाँ कार्बन को रिप्लेस कर दिया जाता है किसी भी हेटेरो एटम से। अगर हमने नाइट्रोजन से रिप्लेस कर दिया, नाइट्रोजन के लिए प्रीफिक्स यूज किया एजा, पोजीशन देखो फर्स्ट एंड फोर्थ, तो ये हो जाएगा 1,4, 2 एजा है तो डाइएजा बेंजीन, बेंजीन का बेंजीन रहा। इस मेथड को क्या बोला जाता है? दिस पर्टिकुलर मेथड इज कॉल्ड एज द रिप्लेसमेंट मेथड। एंड आई होप इतना तुमको समझ में आ गया होगा, है ना जी? इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो कॉमन मेथड हमने पढ़ लिया, रिप्लेसमेंट मेथड पढ़ लिया। अब हम समझने जा रहे हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, जहां से सबसे ज्यादा सवाल बनता है। चलिए, तो थर्ड नंबर पे हम क्या करने जा रहे हैं मैम? आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड का नाम बताने जा रहे हो, दैट इज हांस वीमन मेथड। इसकी स्पेलिंग जरा नोट डाउन कर लेना भाई, अगर मैं भूल जाऊं तो। हांस विडमैन, देख लेना कहीं गलत ना हो स्पेलिंग। हांस विडमैन मेथड, भाई ई कैसे बना है ये? चलिए, हांस विडमैन मेथड क्या होता है भाई? देखो, हांस विडमैन मेथड जो होता है ये सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड मेथड होता है, आईयूपैक नेम के जैसा ही बिल्कुल। यानी अगर आपका हांस विडमैन मेथड है तो इसी मेथड को आप आईयूपैक मेथड भी बोल सकते हो। आप यहाँ पर लिख सकते हो कि दिस इज द स्टैंडर्ड मेथड। यहाँ पर यू कैन राइट दैट दिस इज द स्टैंडर्ड मेथड। और इसी स्टैंडर्ड मेथड को आप और क्या बोल सकते हो मैम? इसी स्टैंडर्ड मेथड को हम आईयूपैक मेथड भी बोल सकते हैं। यानी जो हमारा आईयूपीएसी मेथड होता था ना, आईयूपीएसी यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड साइंस, वही हमारा आईयूपीएसी जैसा ही स्टैंडर्ड मेथड है जो दो साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था। इसीलिए उनको उस साइंटिस्ट के रिस्पेक्ट के बेसिस पर, आईयूपीएसी के आधार पर हम बेसिकली इसको इनके नाम से जाना जाता है, दैट इज हांस विडमैन मेथड। साइंटिस्ट ने दिया था, साइंटिस्ट ने प्रॉपर्ली इनको डिस्कवर करके दिया था, तो इनको रिस्पेक्ट देने के लिए हमने इंडिविजुअली इस नाम से बोल दिया। तो ये बेसिकली कैसा मेथड होता है मैम? ये हमारे पास में वाइडली यूज्ड आईयूपीएसी मेथड होता है। लिख दो, इट इज वाइडली यूज्ड मेथड। जब जब आप नॉमेनक्लेचर करोगे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का, तो सबसे ज्यादा जिस मेथड का यूज करने वाले हो वो इकलौता यही मेथड है। बहुत ज्यादा हमारे पास यूज करना है इसका। प्रपोज किसने किया था? सबसे इंपॉर्टेंट ये है, आपके नोट्स में आप इसको जरूर मेंशन कर देना, प्रपोज्ड बाय। क्योंकि यहां से जो आप बेसिकली साइंटिस्ट का नाम मेंशन करोगे वो अपने नोट्स में जरूर लिखना। तो किसने प्रपोज किया था मैम? इट इज प्रपोज्ड बाय आर्थर हांस। यस, इन साइंटिस्ट ने एक और साइंटिस्ट के साथ मिलकर इसको प्रपोज किया था। और जो दूसरे जो साइंटिस्ट थे उसका नाम पता है क्या था? दूसरे साइंटिस्ट का नाम था हमारे पास ऑस्कर विडमैन। दूसरे साइंटिस्ट का नाम क्या था भाई? ऑस्कर की स्पेलिंग भी देख लीजिएगा, ऑस्कर विडमैन। तो दो साइंटिस्ट हमारे पास थे, एक तो थे आर्थर हांस, दूसरे थे ऑस्कर विडमैन। ऑस्कर, इन दोनों ने 1887 और 1888 में मिलकर इस मेथड को प्रपोज किया था। इसी के लिए इनके रिस्पेक्ट में इस मेथड को हांस विडमैन मेथड भी कहा जाता है, जो कि एक स्टैंडर्ड मेथड यानी आईयूपीएसी के जैसा मेथड होता है। हम लिख देंगे दैट इट वाज प्रपोज्ड बाय आर्थर हांस एंड ऑस्कर विडमैन इन 1887 एंड 1888। तो इस टाइम पे 1887 एंड 1888 में लगभग एक साल के डिफरेंस पे ये मेथड प्रपोज किया गया था, जो एकदम स्टैंडर्ड मेथड था। और यही हम सबसे ज्यादा सबसे वाइडली यूज करने वाले हैं। तो देखो, इन्होंने अपने मेथड्स में क्या बताया मैम? इन्होंने अपने मेथड में काफी सारी हमें नई नई चीजें बताई। जैसे यहाँ पर सबसे पहले तो ये आ जाएगा कि इनका रूल क्या था। इस मेथड में जब जब हम आईयूपीएसी लिखेंगे वो किस रूल से होगा, याद रखिएगा। सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा एक प्रीफिक्स, जो आप हर बार ही लिखते हो। प्रीफिक्स के बाद क्या लिखना पड़ेगा मैम? प्रीफिक्स के बाद हमें लिखना होता है वर्ड रूट, जो हम अक्सर हर बार लिखते हैं। प्रीफिक्स हो गया, वर्ड रूट हो गया, उसके बाद मैम उसके बाद तो एक ही चीज बचती है, दैट इज सफिक्स। तो इस तरीके से आपका नेमिंग का सिस्टम होगा। ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। सबसे पहले आईयूपीएसी लिखते टाइम में हमें प्रीफिक्स लगाना है, प्रीफिक्स के बाद हम वर्ड रूट लगाएंगे, वर्ड रूट के बाद हम सफिक्स लगा देंगे। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू नॉमेनक्लेचर दीज ऑर्गेनिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अच्छा, प्रीफिक्स में क्या क्या लिखेंगे जरा ये बताइए मैम? प्रीफिक्स में आपके पास आ जाएगा टाइप ऑफ हेटेरोएटम, यानी किस प्रकार का हेटेरोएटम अवेलेबल है, टाइप ऑफ हेटेरोएटम।
कैसा हेट्रोएटम हमें दिया हुआ है, इसको क्या बोलेंगे मैम, ये हमारे पास आ जाएगा अपना प्रीफिक्स में। चलो वर्ड रूट में क्या आ जाएगा मैम, वर्ड रूट में आ जाएगा साइज ऑफ द रिंग, यानी रिंग कितनी बड़ी दी हुई है हमें, तो वर्ड रूट में क्या आ जाएगा मैम, वर्ड रूट में आ गया साइज ऑफ द रिंग। रिंग का साइज बता दीजिए मैम, जो हमारा रिंग का साइज होगा वो कहाँ आ जाएगा, वर्ड रूट में आ जाएगा। अच्छा सफिक्स में क्या आ जाएगा मैम, सफिक्स में हमारे पास आ जाएगा नेचर ऑफ द रिंग। सफिक्स में क्या आ जाएगा मैम, सफिक्स में हमारे पास आ जाएगा नेचर ऑफ द रिंग। नेचर ऑफ द रिंग का मतलब है, मतलब कि जो आपको रिंग दे रखी है वो सैचुरेटेड दे रखी है कि अनसैचुरेटेड दे रखी है, मतलब मैम जो हमें रिंग दे रखी है वो अनसैचुरेटेड दे रखी है या फिर हमें सैचुरेटेड दे रखी है। तो ये नेचर बेसिकली हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है जी, समझ में आया, ये हमारे पास क्या आ जाएगा मैम, ये हमारे पास आ जाएगा नेचर। अच्छा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का अगर एग्जांपल लेना हो, अनसैचुरेटेड मतलब कोई ऐसी हेट्रोसाइक्लिक रिंग जहां डबल या ट्रिपल बॉन्ड अवेलेबल हो, वो अनसैचुरेटेड आ जाएगी, और ऐसी रिंग जहां कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड अवेलेबल ना हो, वो सैचुरेटेड आ जाएगी। मैम अगर एग्जाम्पल बताने हो आपको, देखिए भाई हमारे पास ये एक होती है पिरिडीन, डबल बॉन्ड अवेलेबल है, अनसैचुरेटेड रिंग हो गई। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ एक और रिंग बना दी पिपिरिडीन, ये कुछ इस तरीके से पाई जाती है, कोई डबल बॉन्ड यहाँ पर नहीं होता, पूरी की पूरी सिंगल बॉन्ड से सराउंडेड होती है, यानी ये कौन सी रिंग हो गई, सैचुरेटेड। तो यहाँ सफिक्स में क्या आएगा कि मैम रिंग कौन से टाइप की है, अनसैचुरेटेड है कि सैचुरेटेड टाइप की है, ये कहा आ जाएगा मैम, ये हमारे पास सफिक्स में आ जाएगा। जहां प्रीफिक्स आ गया, प्रीफिक्स के बाद वर्ड रूट आ गया, वर्ड रूट के बाद आ गया मैम, वर्ड रूट के बाद सफिक्स आ गया, जहां हम बेसिकली क्या डिस्कस कर रहे होंगे, जहां आप टाइप डिस्कस कर रहे होगे। डन, तो ये हमारे पास नॉर्मल सी चीजें हमने डिस्कस करनी। अब हम क्या डिस्कस करेंगे मैम, अगर प्रीफिक्स हम बेसिकली किसको देखकर क्या लगाने वाले हैं, हमें डिस्कस करवा दीजिए मैम, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किस वक्त हमारा क्या प्रीफिक्स लगने वाला है। समझो, अगर आपको ऑक्सीजन एज अ हेट्रोएटम दिया है तो क्या होगा, और ये जो मैं लिस्ट बना रही हूँ इसको एज इट इज याद कर लेना, इसी लिस्ट से तुम्हारा सारा का सारा नेमिंग हो जाएगी। अगर ऑक्सीजन दिया है तो, अगर हमें नाइट्रोजन दिया है तो, अगर सल्फर दिया है तो फास्फोरस, आर्सेनिक या सेलेनियम दिया है। अगर हमें बेसिकली ये सारे के सारे हेट्रोएटम दिए हैं तो हम इसका नाम क्या रखेंगे ये बता दीजिए। अगर ऑक्सीजन दिया है बेटा तो उसका नाम हो जाएगा, उसमें प्रीफिक्स तुम लोग यूज कर रहे होगे ऑक्सा। क्या प्रीफिक्स यूज करोगे, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा प्रीफिक्स यूज किया जाएगा। नाइट्रोजन दे रखा है तो प्रीफिक्स आप लोग यूज करेंगे एजा। ठीक है जी, लास्ट क्लास में इसीलिए हमने जहां पे नाइट्रोजन था, लास्ट क्लास में क्या यहीं पे किया है, देखो भाई, ये देखो भाई, यहाँ पे नाइट्रोजन आ रहा था, नाइट्रोजन के लिए प्रीफिक्स क्या लगाया मैम, एजा लगाया आपने। इसीलिए याद रखना, जब जब आपके पास नाइट्रोजन आएगा तब तब प्रीफिक्स क्या लगेगा मैम, एजा लगेगा। सल्फर आएगा तो प्रीफिक्स क्या लगाएंगे मैम, सल्फर के लिए आप हमेशा थाया प्रीफिक्स का यूज करिएगा। फॉस्फोरस के लिए मैम, फॉस्फोरस के लिए आप फॉस्फा प्रीफिक्स का यूज कर लीजिएगा। आर्सेनिक रहने देते हैं, सेलेनियम भी, चलो सेलेनियम कर लो। सेलेनियम अगर कभी आ गया तो आप सेलेना का यूज करोगे। किसका यूज करोगे मैम, सेलेना का यूज करेंगे। ये आपके पास हो गया प्रीफिक्स, ये हमारे पास में प्रीफिक्स टू बी यूज्ड। याद रखना चाहिए कि जब कौन सा हेट्रोएटम दिया है तो कौन सा हमें प्रीफिक्स लगाना है। ये आपके हो गए प्रीफिक्स। अब हम बात करते हैं वर्ड रूट के बारे में। मैम अब हमें ये बता दीजिए कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें वर्ड रूट कौन सा लगाना है। अब ये बता दीजिए हम कैसे डिसाइड करेंगे वर्ड रूट क्या होगा। अगर आपकी 3 मेंबर्ड की रिंग है, 4 मेंबर्ड की रिंग है, 5 मेंबर्ड की रिंग है, 6 मेंबर्ड की रिंग है, 7 मेंबर्ड की रिंग है। अगर आपकी इतनी मेंबर्ड की रिंग है तो क्या होगा, याद रखना, अगर आपकी 3 मेंबर्ड की रिंग है तो वर्ड रूट लगाओगे इर। 4 मेंबर्ड की रिंग है तो वर्ड रूट क्या लगाओगे मैम, अगर 4 मेंबर्ड की वर्ड है तो वर्ड रूट लगाएंगे ईटी। अगर 5 मेंबर्ड की है तो वर्ड रूट लगाओगे ऑल। 6 मेंबर्ड की है वर्ड रूट लगाओगे इन। समझ में आया, याद रखना है ये सारा। 6 मेंबर की है वर्ड रूट हमने लगा दी, सॉरी ई एन नहीं, हम वर्ड रूट लगाते हैं अपना आई एन। ठीक है जी, 6 मेंबर की होगी हम वर्ड रूट क्या लगाएंगे मैम, आई एन लगाओगे। 7 मेंबर की होगी तो आप वर्ड रूट लगा दीजिएगा ई पी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या होने वाला है मैम, ये वर्ड रूट होने वाला है। देखो ये तो याद करना पड़ेगा आपको, 3 मेंबर 4 मेंबर इन सब के लिए क्या वर्ड रूट यूज करेंगे, याद रखना पड़ेगा, है ना जी। यही से सारा सवाल लग जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की आपको जरूरत होनी नहीं है। तो ये हमारे पास क्या हो गया मैम, ये हमारे पास कुछ ऐसे कॉमन वर्ड रूट हो जाएंगे जिनका हम यूज करने वाले हैं। चलिए जी, अब हम आगे ये डिस्कस कर लेते हैं कि इन वर्ड रूट के अलावा हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारी नेमिंग कैसे होनी है, टेबल कैसे बनाएंगे। तो बेसिकली अब मैं क्या करूंगी, तुम लोगों को एक टेबल बनाकर दूंगी।
ये टेबल एज इट इज याद रख लेना, क्योंकि इस टेबल से सारे के सारे नेम नॉमेनक्लेचर तुम रखने वाले हो। जस्ट अ मिनट। देखो सबसे पहले अगर आपके पास में एक 3 मेंबर्ड की रिंग है, 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड, 7 मेंबर्ड। अगर हमें ये 7 मेंबर, चलो 8 मेंबर्ड भी ले ही लेते हैं। अगर हमें इतनी रिंग है तो देखो 3 मेंबर्ड के लिए क्या यूज कर रहे हैं मैम, आप कॉपी में खोल के देख लीजिएगा। 3 मेंबर्ड के लिए आप यूज कर रहे हो IR। उसके अलावा 4 मेंबर्ड के लिए मैम ET यूज कर रहे हो, 5 मेंबर्ड के लिए मैम OL यूज कर रहे हो। तो लिखो 4 मेंबर्ड के लिए हम ET यूज कर रहे हैं, 5 मेंबर के लिए हम OL यूज कर रहे हैं, 6 मेंबर के लिए हम IN यूज कर रहे हैं, 7 मेंबर के लिए क्या यूज कर रहे थे मैम, आप EP यूज कर रहे थे, 8 मेंबर के लिए क्या यूज कर रहे थे मैम, 8 मेंबर के लिए आप OC यूज कर रहे थे। तो ये सब हम क्या यूज कर रहे थे मैम, ये सारे हम वर्ड रूट यूज कर रहे थे। 3 के लिए IR, 4 के लिए ET, 5 के लिए ऑल, 6 के लिए इन, 7 के लिए EP, 8 के लिए OC। ये हमने क्या यूज करे मैम, आपने वर्ड रूट यूज कर लिया। चलो जी, अब हम क्या यूज करेंगे, देखो यहां पर हमने मेंबर लिख दिया, उनके वर्ड रूट लिख दिया। अब हम क्या देखेंगे, अब यहां पर देखो अगर तुम्हें दी हुई है सैचुरेटेड रिंग, सैचुरेटेड रिंग दी हुई है तब क्या होगा, ठीक है। उसके अलावा मैम अगर सैचुरेटेड के अलावा हमें अपनी अनसैचुरेटेड दी हुई है तब क्या होगा, तो हमारे पास ऐसे 2 टर्म्स आएंगे, अगर हमें सैचुरेटेड रिंग दे रखी होगी तब, और अगर हमें अनसैचुरेटेड रिंग दे रखी होगी तब। अब इन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में भी 2 कहानी होंगी। कौन सी 2 कहानी मैम, अगर विद नाइट्रोजन दिया है तो, यानी अगर हमें नाइट्रोजन एटम के साथ में कुछ दिया है तो क्या होगा। उसके अलावा अगर हमें विदाउट नाइट्रोजन दिया है, हमें अगर विदाउट नाइट्रोजन दिया है तब क्या होगा, है ना जी। तो हमारे पास ये 2 फर्दर हमारी बेसिकली क्या हो जाएगा मैम, 2 कैटेगरीज में फर्दर डिस्कवर होगी, क्लासिफाई हो जाएगा। अगर विद नाइट्रोजन दिया है तो, विदाउट नाइट्रोजन दिया है तो। और सिमिलरली यही हमारे पास सेम ऐसा होगा, किसके लिए मैम, सेम ऐसा होगा अनसैचुरेटेड में भी। अनसैचुरेटेड में भी अगर आप विद नाइट्रोजन की बात करो या अगर आप विदाउट नाइट्रोजन के बारे में बात करो, तो दोनों कैटेगरीज के बारे में बेसिकली हमें क्या करना है मैम, डिस्कस करना है। चलो भाई, अब ये जो टेबल होने वाली है तुम्हारे लिए वो बिल्कुल रामबाण की तरह काम करने वाली है, क्योंकि जितने हेट्रोसाइक्लिक के IUPAC होंगे सारे के सारे तुम्हें यहीं पे कवर हो जाने वाले, कुछ भी रिमेनिंग नहीं रहेगा। सारे IUPAC तुम यहीं एक ही लेक्चर से कवर कर लोगे, बस एक ही टेबल से। समझ आया। अगर तुम्हें विद नाइट्रोजन दिया होगा तो इसका नाम क्या होगा मैम, इसका नाम हमारे पास हो जाएगा इरिडीन। क्या नाम होगा मैम, नाम हो जाएगा हमारे पास इरिडीन। अच्छा, किसका नाम इरिडीन होगा, 3 मेंबर का। ओके रुको रुको, जस्ट वेट, हमारे पास इरिडीन किसके लिए हो जाएगा मैम, 3 मेंबर के लिए जो होगा वो इरिडीन हो जाएगा। चलो 4 मेंबर के लिए नाम क्या हो जाएगा, 4 मेंबर के लिए बेटा आपके पास क्या यूज कर रहे हो, वर्ड रूट ET यूज कर रहे हो, यानी इसके लिए हो जाएगा इटिडीन। 5 मेंबर के लिए क्या हो जाएगा मैम, 5 मेंबर के लिए हम ऑल यूज कर रहे हैं, यानी इसका नाम हो जाएगा ऑलिडीन। क्या हो जाएगा इसका नाम मैम, इसका नाम हमारे पास हो जाएगा ऑलिडीन, है ना जी। अगर विदाउट नाइट्रोजन देखना है, इरिडीन है, इरिडीन हटा के इसका नाम विदाउट नाइट्रोजन करेंगे तो इरेन हो जाएगा। क्या हो गया मैम, इरेन हो गया। सिमिलरली अगर हमारे पास ईटीडेन है, विदाउट नाइट्रोजन करेंगे तो ईटेन हो जाएगा। ओलीडेन है, विदाउट नाइट्रोजन करेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा मैम, इसका नाम ओलेन हो जाएगा। ऐसे हम बेसिकली करते चले जाएंगे। सिमिलरली ये तब होगा जब आपको रिंग दे रखी होगी सैचुरेटेड, यानी केवल और केवल सिंगल बॉन्ड आ रहे होंगे उस रिंग में तो। लेकिन अगर उस रिंग में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं, यानी अगर जो वो रिंग तुम्हें दे रखी है वो अनसैचुरेटेड दे रखी है, तो मुझे बता दो उसके लिए क्या होगा मैम। तो बेसिकली इसका नाम हो जाएगा ईरीन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा मैम, तो इसका नाम हो जाएगा ईरीन। ईटी का नाम क्या हो जाएगा मैम, इसका नाम हो जाएगा ईटीन। ठीक है जी, डी हटा लिया हमने, नाम क्या हो गया मैम, ईरीन हो गया, ईटीन हो गया, सिमिलरली ओलीन हो गया, है ना। तो इस तरीके से हम डिसाइड कर लेंगे, ऐसे ऐसे हमारे पास नाम हो जाएंगे। उसके बाद विदाउट नाइट्रोजन इसका नाम क्या हो जाएगा मैम, विदाउट नाइट्रोजन इसका नाम ईरीन हो जाएगा, इसका नाम ईटीन हो जाएगा, इसका नाम ओल हो जाएगा। ठीक, ये हमारे पास विदाउट नाइट्रोजन होने वाला है, जिसमें हमारा ईरीन हो गया, ईट हो गया और बेसिकली ओल हो गया। ठीक है जी, यहां पर ये IN हटा दो।
बस ये याद रख लीजिएगा, ये मैं फिर से बता देती हूँ आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है। अगर तुम्हें इकलौती यही टेबल आती है तो तुम्हारे सारे सवाल लग जाने वाले। बस इस टेबल को कभी मत भूलना, ये याद रखिएगा। उसके अलावा एक दो रूल्स और समझ लो, क्योंकि वो जो रूल्स होते हैं वो भी काफी ज्यादा हमारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर इफ मोर देन वन हेटेरोएटम्स, अगर हमारे पास क्या, इफ मोर देन वन हेटेरोएटम्स आर इन्वॉल्व देन प्रीफिक्सेस, अगर हमारे पास एक से ज्यादा हेटेरोएटम अवेलेबल है तो क्या हो जाएगा मैम, प्रीफिक्स को फिर उनके प्रायोरिटी के आधार पर रखा जाएगा। देन प्रीफिक्स आर प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटी। यानी मैम आप प्रीफिक्स को भी तब उनके कैसे रखोगे मैम, तब उनकी प्रायोरिटी के आधार पर रखोगे। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ऑक्सीजन को दी जाती है, फिर सल्फर को दी जाती है और फिर नाइट्रोजन को दी जाती है। ये हमारे पास क्या होता है मैम, ये हमारे पास प्रायोरिटी का बेसिकली रूल हो जाता है। चलो मैम अब हमारे पास आप कुछ एग्जाम्पल्स करा दीजिए, क्योंकि जब तक हम एग्जाम्पल नहीं करेंगे हमें समझ में ही नहीं आएगा कि नाम रखा कैसे है। चलो एग्जाम्पल करते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से ही सबसे ज्यादा चीजें क्लियर होंगी और कैसे भी नहीं होंगी। मान लेते हैं हमने एक हेटेरोएटम ले लिया कुछ ऐसा, हमने एक कुछ इस तरीके का क्या ले लिया, आपने हेटेरोएटम ले लिया है ना जी। अब प्रायोरिटी किसको देंगे, ऑक्सीजन को कि नाइट्रोजन को? मैम यहाँ आपने बताया पहले जो प्रायोरिटी देनी है वो आपको ऑक्सीजन को देनी है, यानी इसको फर्स्ट प्रायोरिटी। तो फिर हम कोशिश करेंगे कि इधर से ही नंबरिंग दे, इसको कौन सी प्रायोरिटी दे दी, थर्ड प्रायोरिटी दी। पहले नंबर पे क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के जब भी होता है तो उसके नाम के आगे क्या लगाते हैं, ऑक्सा लगाते हैं। नाइट्रोजन होता है तो उसके नाम के आगे क्या लगाते हैं, एजा लगाते हैं। कितने मेंबर्ड की रिंग है मैम, ये 5 मेंबर्ड की रिंग है। 5 मेंबर्ड की रिंग के लिए क्या यूज करते हैं, ओल यूज करते हैं। मुझे बता दो इन तीनों को ऐड करके इसका नाम क्या हो जाएगा मैम, ऑब्वियस सी बात है इसका नाम हो जाने वाला है ऑक्साजोल। क्या नाम हो जाने वाला है मैम, इसका नाम देखिए हमारे पास क्या क्या कट जाएगा, देखो भाई ए से ए कट जाएगा, क्या मिल गया इसका नाम मैम, इसका नाम हो गया ऑक्साजोल। क्या समझ में आया इसका नाम कैसे निकाला, क्या नाम हो गया इसका मैम, इसका नाम हो गया ऑक्साजोल। चलो और नाम देखते हैं। मैं चलो ये वाला नाम लिखना तुम्हें सिखा देती हूँ। ये हमारे पास नाम इसका जानते हैं हम, क्या नाम है इसका मैम, अभी अभी आपने बताया था इसका कॉमन नेम हम जानते हैं जो कि होता है पायरोल। क्या हो गया कॉमन नेम इसका मैम, इसका कॉमन नेम हो गया पायरोल। मुझे जरा बताना इसका बेसिकली आईयूपीएसी क्या हो जाएगा। ये आपके लिए होमवर्क है कि मुझे बताना इसका आईयूपीएसी क्या हो जाएगा। तब तक हम चलो फ्यूरान का समझते हैं। ये देखो ये हमारे पास, मैं फ्यूरान का करवा देती हूँ, तुम मुझे बताना पायरोल का क्या होगा। ये हमने फ्यूरान का ले लिया, इसका कॉमन नेम क्या होता है मैम, सबको पता है कॉमन नेम इसका फ्यूरान है। मुझे जरा ये बताओ यहाँ पर कि इसमें कौन सा ग्रुप लगा हुआ है मैम, इसमें ऑक्सीजन लगा हुआ है। ऑक्सीजन का मतलब क्या हो जाएगा मैम, ऑक्सीजन का मतलब ऊपर आपने लिखा हुआ है ऑक्सा। कोई और हेटेरोएटम है मैम, नहीं है। कितने मेंबर की रिंग है, 5 मेंबर की रिंग है। प्लस क्या आ जाएगा, ओल आ जाएगा। बता दो क्या नाम हो गया इसका, सीधी सी बात है मैम, इसका नाम हो जाएगा ऑक्सोल। क्या नाम हो जाएगा मैम, इसका नाम हो गया हमारे पास ऑक्सोल। किसके लिए हमने डिस्कस कर लिया मैम, ये आपने फ्यूरान के लिए डिस्कस किया। सिमिलरली बेटा अगर हम डिस्कस कर लेते हैं थायोफिन से रिलेटेड, किसका, थायोफिन से। यहाँ पर जरा मुझे बताओ कि कौन सा हेटेरोएटम लगा हुआ है मैम, आपका सल्फर हेटेरोएटम है। सल्फर के लिए क्या यूज करोगे मैम, सल्फर के लिए आपने बताया था थाया शब्द का यूज करना है। 5 मेंबर की रिंग है, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, ओल। सबको ऐड करने पे क्या बन जाएगा, सबको ऐड कर दो मैम, आपके पास बन जाएगा थायोल। इसका नाम क्या हो गया मैम, इसका नाम हो गया हमारे पास थायोल। क्या ये बात क्लियर हुई, इसका क्या नाम हो गया मैम, इसका नाम हो गया हमारे पास थायोल। चलो एक 6 मेंबर का भी कर लेते हैं, एक 6 मेंबर का भी कर लेते हैं। लेट अस सपोज हमने ये बेसिकली कोई हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड ले लिया, इसका कॉमन नेम क्या होता है मैम, सबको पता है इसका कॉमन नेम होता है पिरिडीन। चलिए जी आगे बढ़ते हैं मैम। इसमें जो हमारे पास हेटेरोएटम लगा है वो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के लिए क्या लेते हैं मैम, नाइट्रोजन के लिए आप वर्ड रूट यानी प्रीफिक्स आप क्या लोगे, प्रीफिक्स हम एजा ले लेंगे। चलो नाइट्रोजन के लिए हमने एजा प्रीफिक्स जो है वो ले ली। अब मुझे बताओ कितने मेंबर्ड की रिंग है मैम, ये जो आपको दी है वो 6 मेंबर्ड की रिंग है। 6 मेंबर्ड की रिंग के लिए किसका यूज करते हैं मैम, 6 मेंबर्ड की रिंग के लिए INE का यूज कर सकते हो। देखो 6 मेंबर्ड की रिंग के लिए किसका यूज कर सकते हैं, अगर हमें 6 मेंबर्ड की रिंग दे रखी है तो मैम INE का यूज करेंगे, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा
मैम ये देखिए हमारे पास हो जाएगा INE का हमने यूज कर लिया, इसका नाम बता दीजिए क्या हो जाएगा। व्हाट विल बी द नेम? एजा प्लस इन क्या बना देगा मैम? अजीन बना देगा, यानी इसका नाम क्या हो गया मैम? इसका नाम सिंपली आप अजीन लिख दो। क्या नाम हो गया इसका मैम? इसका नाम हो गया अजीन। समझ आया नॉमेनक्लेचर किस तरीके से हमने नॉमेनक्लेचर करा? अब मैंने इतने सारे करा दिए, पायरोल में क्या ही है, नाइट्रोजन दिया है, मतलब एजा, एजा के साथ कितने मेंबर करेंगे? 5 मेंबर करेंगे, ओल कंबाइन कर दो, बच्चा ही क्या उसमें। चलो एक बार रिकैप ले लो। हमने सबसे पहले मैम कॉमन नेम के बारे में डिस्कस किया, पायरोल, फ्यूरान, थायोफिन, पिरिडीन सब कॉमन नेम है। उसके बाद हम बढ़े रिप्लेसमेंट मेथड में, जिसमें हमने क्या किया मैम, इस तरीके से किसी भी कार्बन को हेटेरो एटम से रिप्लेस करके नाम रख दिया जाता है। देन सबसे इंपॉर्टेंट मेथड हांस विडमैन मेथड। हांस विडमैन मेथड प्रपोज किया था आर्थर हांस और ऑस्कर विडमैन ने। इस तरीके से नेमिंग करनी होती है, और नेमिंग में अगर हमें ये सारे हेटेरो एटम है, हम इन प्रीफिक्स का यूज करेंगे। ये वर्ड रूट है तो हम इनका बेसिकली वर्ड रूट का यूज करेंगे। देन हमने यहाँ पर लास्ट में एक टेबल समझा दी, टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और पीछे ये समझाया है, ये इंपॉर्टेंट है। इतना आता है, अगर ये 2 स्लाइड, कोई भी ऐसा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं है जिसका तुम नाम ना लिख सको। और लास्ट में मैंने तुम्हें यहाँ पर प्रैक्टिस करवा दी बहुत सारे क्वेश्चंस की, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना मोर देन एनफ है। यही चीजें आपको सारी की सारी एक्सप्लेन करनी है। 10 नंबर में आएगा, इतना एक्सप्लेन कर देना, ये सारे एग्जांपल्स लिख देना, मोर देन एनफ है, पूरे मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। वेल दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। यहाँ पर हमने पूरा का पूरा नॉमेनक्लेचर खत्म करवा दिया। अगले लेक्चर में हम सिंथेसिस स्टार्ट कर देंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है सिंथेसिस से। पिछले साल जहां तक मुझे याद है थायोफिन का सवाल था, पायरोल का भी एक बार सवाल पूछा गया है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेल दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। मिलते हैं आगे किसी और लेक्चर में। उसके अलावा अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, फॉर एग्जांपल GPAT, फार्मासिस्ट या फिर ड्रग इंस्पेक्टर जैसे, तो ये आपके लिए बैच बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इसमें अभी एनरोल कर सकते हो, और ये जो बैच है हमारा, ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, क्लासेस आर रनिंग। आप चाहो तो एनरोल कर सकते हो। इसके बारे में अगर आपको फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। मिलते हैं अगले किसी लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।